Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today we are going to talk about chapter 1 of class 11th, that is the living world. So here we are going to revise this chapter with the help of rapid revision series. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So the very first thing is कि किसी भी living organisms के क्या defining features होते हैं और क्या उसके characteristic features होते हैं. तो अगर हम बात करें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग फीचर्स की तो तीन चीज़ें हैं जो उसके डिफाइनिंग फीचर्स में आएंगी. फर्स्ट वन इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, द सेकेंड वन इज मेटाबॉलिज्म एंड द थर्ड वन इज कॉन्शियसनेस. वहीं अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो इसमें इंक्लूड होगा ग्रोथ एज वेल एज रिप्रोडक्शन. नाउ हमने ये डिस्कशन तो कर लिया, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय द डिफाइनिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर? So basically when we talk about the defining features, these are the highlighting characters that basically distinguish a living thing from a non-living thing. यानी defining features वो हैं जो living और non-living के बीच में differentiate करा रहे हैं. Whereas when we talk about the characteristic feature, these include the distinguishing quality, trait or a feature of a living individual. किसी भी individuals की quality, trait, features बताने वाले characters को हम बोलते हैं characteristic features. नाउ कितने इंडिविजुअल्स हैं, कितने टाइप के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कितनी होगी. बायो मीन्स रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं, यानी कितने अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं, सारे मिला के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को. नाउ हम पढ़ने वाले नॉमेनक्लेचर के बारे में. सो द प्रोसेस ऑफ नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इज द नॉमेनक्लेचर. कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को जो अलग अलग साइंटिफिक नाम देने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है नॉमेनक्लेचर. ना एक चीज़ और दिमाग में आ सकती है कि जब ऑलरेडी हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम है तो उसको अलग से नेमिंग की क्या ज़रूरत है. तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो उन सारी लैंग्वेजेस में एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग नाम यूज़ कर रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है. तो दैट्स वाई हमने एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेसिफिक नाम डिनोट कर दिया है और पूरे वर्ल्ड वाइड फिर उसको उसी साइंटिफिक नेम से जाना जाता है, सो दैट कि कोई और कन्फ्यूजन ना हो. ना ये जो नॉमेनक्लेचर है ये प्रोवाइड कौन करता है, कौन नेमिंग करता है? सो बेसिकली जब हम बात करते हैं फ्लोरा यानी फ्लावर्स या प्लांट की नेमिंग के बारे में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ICBN, दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. वेरएस अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इट इज़ गिवन बाय द ICZN, दैट इज़ द इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. यानी बॉटनी के लिए बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर है, एनिमल्स के लिए जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है. Now is the system of providing a scientific name to an organism with two components is called as the binomial nomenclature, which is given by Carlos Linus. Important line है कि ये जो nomenclature है, तो हम यहाँ फिलहाल वैसे तो polynomial nomenclature भी है, लेकिन हम यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे binomial nomenclature के बारे में. बाय मीन्स होता है हमेशा टू, और नॉमेनक्लेचर हमें ऑलरेडी पता है द प्रोसेस ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिजम्स. तो यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम में सिर्फ दो कंपोनेंट्स इंक्लूड करते हैं, ऐसे नॉमेनक्लेचर को हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, और इसको दिया था कार्लोस लीनस ने. नाउ हमने बोला कि हम दो कंपोनेंट्स इंक्लूड करेंगे, लेकिन वो दो कंपोनेंट्स होंगे क्या क्या? तो जो फर्स्ट वर्ड होगा वो डिनोट करेगा जेनेरिक नेम को, और जो सेकंड होगा वो डिनोट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नाउ और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं नेमिंग करते टाइम? तो पहला तो ये हो गया कि फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वर्ड स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जब ये नाम हैंडरिटन होंगे तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, यानी कि जेनेरिक नेम अलग से अंडरलाइन होगा और जो स्पीशीज़ नेम है वो अलग से अंडरलाइन होगा. लेकिन वही अगर हम इसको प्रिंटेड फॉर्म में करेंगे तो ये हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं, और ये इटैलिक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये लैटिन लैंग्वेज के नाम है. बेसिकली हम लैटिन लैंग्वेज को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है. नाउ देयर आर मेनी कैटेगरीज और रैंक्स इन द क्लासिफिकेशन एंड आर जनरली रेफर्ड टू एज द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और द टेक्सास. तो बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज, बहुत सारी अलग अलग रैंक है जब हमने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया, जिनको हमने बोला टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर सिंपली टेक्सास. नाउ ये जो लीनस ने एक पब्लिकेशन दी थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बुक लिखी थी उन्होंने, दैट वाज सिस्टेमा नेटुरा. ये बेसिकली क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये जो सिस्टेमा नेटुरा है ये किसने लिखी थी?
The answer was Linus. In classification, on the categories together constitute the taxonomical hierarchy. जितनी भी कैटेगरीज हमने बनाई है नॉमेनक्लेचर के टाइम पे या क्लासिफिकेशन के दौरान, उन सबको मिला जुला के हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हिरार्की. Now the scientific name of the housefly, wheat and the lions are Musa domestica, Triticum acetivum and the Panthera leo respectively. यानी housefly का scientific name है Musa domestica, wheat का scientific name है Triticum acetivum और lion का है Panthera leo. अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो ये चूँकि प्रिंटेड फॉर्म में है तो इसके अंदर हमने अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन ये इटैलिक्स में रिटन है. जो इनका फर्स्ट वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनके जीनस को, और जो सेकंड वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है इनकी स्पीशीज़ को. और जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, ये चीज़ फिक्स्ड है. ये तो हमने बात करी स्पीशीज़ के बारे में, स्पेसिफिक उनका जो नाम है वो. नाउ अभी हम कुछ प्लांट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं. जो ब्रिंजल एंड पोटैटो है वो सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, दैट इज सोलेमनम. वहीं जो लॉयन, लैपर्ड, टाइगर है वो भी सेम स्पीशीज से सेम जीनस से आते हैं, दैट इज पेंथेरा. द कैट्स एंड डॉग बिलोंग टू द फैमिलीज ऑफ फिलैडी एंड द कैनेडी रिस्पेक्टिवली. यानी जो कैट्स हैं उनकी फैमिली क्या होगी, फिलैडी, एंड द डॉग्स की जो होगी वो कैनेडी फैमिली होगी. The genus or the genera, that is Solanum, Pentium, Dhatura, are placed in the same family, that is Solanaceae. यानी हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो स्पीशीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इन नेचर है. बहुत सारी स्पीशीज़ जो है, रिलेटेड स्पीशीज़ जो है, उनको हम प्लेस कर रहे हैं जीनस के अंदर, और जो रिलेटेड जीनस है उनको हम प्लेस कर रहे हैं फैमिलीज़ के अंदर. यानी कि हम यहाँ पे एक टेक्सोनॉमिकल हिरार्की बनाने जा रहे हैं. और ये जो आपको अलग अलग लॉयन, ब्रिंजल, लैपर्ड, टाइगर, इन सब की जो फैमिलीज़ और जीनस दी हुई हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो टाइगर है उसकी जीनस कौन सी होगी या उसकी फैमिली कौन सी होगी, तो ये हमें पता होना चाहिए. द प्लांट्स लाइक द कॉन्विलेंस, सोलेनेसी are included in the same order, that is the Polynomys, mainly based on the similarities in their floral characteristics. नेक्स्ट इज कि बहुत सारी जो रिलेटेड फैमिलीज़ हैं उनको हम प्लेस करते हैं ऑर्डर के अंदर. द ऑर्डर, दैट इज प्राइमेटा एंड द कार्निवोराज आर इंक्लूडेड इन द सेम क्लास. अब बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं. फॉर एग्जांपल जितने भी प्राइमेट्स हैं और जो कार्निवोर्स हैं उन सब को हम मैमल्स के अंदर इंक्लूड करते हैं. नाउ द फैमिली, ऑर्डर एंड क्लास ऑफ द होमो सैपियंस इज होमिनिडी, प्लांटा एंड द मैमेलिया रिस्पेक्टिवली. अब हमने यहाँ देखा कि जो फैमिली, ऑर्डर, क्लास जो है होमो सैपियंस की, तो इसकी फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर है इसका प्राइमेटा, और जो इसकी क्लास है वो कौन सी है, मैमेलिया. द फैमिली, ऑर्डर, क्लास ऑफ द मैग्निफेरा इंडिका इज अरेग्निडेसी, सिफिलिसी एंड डाइकोटिलिडन रिस्पेक्टिवली. सेम एज फॉर द अदर वीड्स एज वेल. नाउ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हिरार्की ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज. यानी इतनी सारी कहानी पढ़ने के बाद हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि कौन सी चीज़ें किस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है. तो सबसे जो लोएस्ट लेवल है, जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, जो सबसे बेसिक कैटेगरी है, दैट इज़ ऑफ स्पीशीज़. जो रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं वो मिलके बनाती हैं जीनस, रिलेटेड जीनस मिलके बनाते हैं फैमिली, रिलेटेड फैमिलीज़ बनाती हैं ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर फॉर्मेशन करते हैं क्लास की, रिलेटेड क्लास बनाती है फाइलम या डिवीजन, और जो रिलेटेड डिवीजन है उनसे फॉर्मेशन होती है किंगडम्स की. द हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीशीज दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन अ शीट्स. इट सर्व्स एज अ क्विक सोर्स फॉर द रेफरेंस. तो बेसिकली जो हर्बेरियम है वो एज अ स्टोर हाउस काम करता है. उस स्टोर हाउस में हमने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, तो हर्बेरियम में हम रखते हैं सारी प्लांट स्पीशीज़ जिसको हमने पहले ड्राई किया है, फिर उनको प्रेस किया है, और फिर हमारी शीट्स के ऊपर उनको प्रिजर्व करके रख लिया है, ताकि अगर हमें कभी किसी चीज़ के रेफरेंस की ज़रूरत पड़े तो हम उसको एज अ सोर्स यहाँ पे यूज़ कर सकें. द इंडियन बोटानिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन हार्वर्ड एंड द नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ इन लखनऊ. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. द रॉयल बोटानिकल गार्डन इज़ लोकेटेड इन कीव, दैट इज़ इन लंडन. The museum is the storehouse of the preserved plants and animal species. म्यूज़ियम भी एक स्टोर हाउस है जहाँ पे हम अलग अलग प्लांट्स और एनिमल के स्पेसिमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं.
The botanical garden and the zoological garden are the ex situ conservation categories of the plants and animal respectively. कि zoological park के अंदर हम प्रिजर्व करते हैं हमारे एनिमल्स को और बोटानिकल गार्डन में हम प्रोटेक्ट करते हैं हमारे प्लांट्स को. तो ये जो बोटानिकल और zoological गार्डन है ये दोनों एक तरीके के ex situ कंजर्वेशन है. सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द ex situ कंजर्वेशन? सो व्हेन वी टॉक अबाउट ex situ कंजर्वेशन, तो ex situ का मतलब होता है आउटसाइड देयर हैबिटेट. यानी कि अगर हम किसी ऑर्गेनिजम्स को उनकी हैबिटेट के बाहर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो आएगा उनके ex situ कंजर्वेशन में. इसके ऑपोजिट होता है इन situ कंजर्वेशन, जिसके अंदर हम उन ऑर्गेनिजम्स को उनकी हैबिटेट के अंदर ही प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ द फ्लोरा, द मैनुअल्स, the monographs, the catalogs are some recorded descriptions that can be used for the identification of the organisms. तो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन रखने के लिए हम मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, मैनुअल्स, फ्लोरा का यूज़ करते हैं. And the taxonomic keys are the tools that help in identification of plant and animals based on the similarities and dissimilarities. यानी taxonomic keys ऐसे टूल है जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं. अब ये इनको आइडेंटिफाई करेंगे लेकिन उसका बेस क्या होगा? तो उसका बेस होगा देयर सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज देयर डिससिमिलैरिटीज़. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू like, share and subscribe our channel. Also you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.